गुड मॉर्निंग, हरे कृष्ण, राधे राधे एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के ब्लॉग में जिस चीज पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं वो है, अगर आप लोग साकिब गोखले का ब्लॉग फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि साकिब गोखले पिछले 1 महीने पे बेड पे पड़ा हुआ है। उसको एक डिजीज हुआ है, सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो। जिस चीज के लिए आप लोग सबसे ज्यादा क्यूरियस होंगे उस चीज का आंसर मैं सबसे पहले ही दे देता हूँ कि क्या ये चीज जिम और वर्कआउट से हो सकता है। हाँ भाई, ये चीज जिम और वर्कआउट से हो सकता है। बहुत क्लोजली रिलेटेड है इस चीज से। वर्कआउट करते वक्त या फिर वेट ट्रेनिंग करते वक्त अपना जो नीक है उसका पोजीशन सही नहीं रखोगे, देन उस चीज पे इंजर होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। अब आप लोगों को पता होगा भाई, साकिब गोखले इंडिया का नंबर 1 फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। तो अब आप लोग ही बताओ, इंडिया का नंबर 1 फिटनेस इन्फ्लुएंसर वर्कआउट के दौरान अपना नेक का पोजीशन गलत रखेगा? ऑब्वियसली नहीं। तो साकिब गोखले को ये चीज एक्चुअल में हुआ क्यों, और ये बेसिकली क्यों होता है, और चीज क्या है, ये सारा सब कुछ इस वीडियो में इन डिटेल बताने वाला हूँ। फॉर इन्फॉर्मेशन, एज ए साइंस स्टूडेंट जो भी बताने वाला हूँ एकदम साइंस बेस्ड बताने वाला हूँ। बट अभी नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि अभी भाई सुबह के 7 बज रहे हैं और मुझे अभी रेडी होके अपने कॉलेज में जाना है। तो हम लोग कॉलेज जाएंगे, एंड जैसे कि मैं अपने चैनल पे ब्लॉग्स डालता हूँ तो डेली व्लॉग्स की तरह ये भी एक व्लॉग ही होगा। तो अभी हम लोग कॉलेज जाएंगे, देन कॉलेज से घर आने के बाद जब हम लोग जिम जाएंगे, जिम के बाहर हम लोग इस चीज को लेके डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो को देख लो। एक और चीज बता देता हूँ, आज हमारे कॉलेज में ब्लड डोनेशन का कैंप है और भाई महाराज ने हम सबको जोर जबरदस्ती उसके अंदर घिसा लिया है। महाराज हम लोग के क्लास में आया और हम लोग को बोलने लगा, टाइम है, अब तुम लोग जवान हो, टीनेजर्स हो, अब तुम्हारे अंदर जो खून है वो गर्म है, वो एकदम फोर्सली दौड़ता है। तो यही तो टाइम है पुण्य कमाने का, किसी को हेल्प करने का। यू ऑल्स आर मैन। हम लोग ना चाहते हुए भी हम लोग को ब्लड डोनेशन करना पड़ेगा। एंड बेसिकली देखा जाए तो मैंने इससे पहले कभी भी ब्लड डोनेशन नहीं किया। ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है एंड आई डोंट नो क्या होगा। सो आज कॉलेज जाएंगे एंड ब्लड डोनेट करेंगे, एंड कॉलेज पे ही हम लोगों का आज लंच का इंतजाम किया है महाराज ने। सो या एकदम व्लॉग्स एंजॉय देखते रहो, लेट्स गो। भाई अभी हम लोग कॉलेज के अंदर आ चुके हैं और आज हम लोगों का जो ब्लड डोनेशन है, मैंने आप लोगों को बताया था, वो अभी हम लोग का यहाँ से प्रेयर रूम में प्रेयर हो गया है। हम लोग यहाँ पर अपना रूम पे आ चुके हैं और अभी हम लोगों को हमारा कॉलेज का रामकृष्ण मिशन का जो ब्रांच ऑफ हॉस्पिटल होता है वहाँ पे जाना पड़ेगा। एंड देन हॉस्पिटल में जाने के बाद हम लोग को जो भी है नाम एंट्री वगैरह कराना होगा, एंड देन वो सारा चीज़ करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद हम लोगों से ब्लड लिया जाएगा। ऑलमोस्ट 250 से 300 ml ब्लड, मतलब 1 ग्लास ब्लड हम लोगों से लिया जाएगा। और सब लोग मिलके अभी सब लोग ऑलरेडी रूम से निकल चुके हैं, जा रहे हैं। तो मैं भी जाता हूँ एंड एकदम आप लोगों को हॉस्पिटल में जाके अंदर मिलता हूँ, क्योंकि भाई हमारे कॉलेज में फ़ोन हर जगह अलाउ नहीं होता है। तो मैं फ़ोन छुप के, मतलब हम लोग को देखो कॉलेज में फ़ोन जमा करना पड़ता है एंड छुट्टी के टाइम पे हम लोग को फ़ोन मिल जाता है। बट मैं अभी छुप के फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और फ़ोन से वीडियोस बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। मैं हर जगह वीडियो नहीं बना पाऊँगा, जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ वो सारा चीज़ आप लोगों को दिखा दूँगा। बस अभी हॉस्पिटल में जाएंगे डायरेक्ट एंड देन वहाँ पर से एकदम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो भाई अभी हम लोग जहाँ पे हम लोग का कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग का ब्लड डोनेशन होगा। बट अभी थोड़ा सा मेरा दिक्कत है, अभी मैं क्रिएटिन लेता हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसको देखने वाले डॉक्टर्स लोग कि मैं क्रिएटिन लेता हूँ और मेरा ब्लड में ATP सेल्स थोड़ा सा ज़्यादा है, तो क्या मेरा ब्लड वो लोग ले सकते हैं या नहीं, वो हमको थोड़ी देर में बताएगा। एंड अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोग का जो फॉर्म है वो फिलअप हुआ है एंड एकदम वेट वगैरह मेजर किया है, ब्लड प्रेशर वगैरह मेजर हुआ है। यहाँ पे सब दोस्त लोग हैं, यहाँ पे सब दोस्त लोग एकदम ब्लड डोनेशन के लिए रेडी। कॉलेज से घर आ चुके हैं और जो चीज़ मुझे आप लोगों को बताना है कि कॉलेज में मेरे से ब्लड नहीं लिया गया। जब डॉक्टर्स ब्लड लेने से पहले हम लोगों से इंक्वायरीज कर रहा था, पूछताछ कर रहा था, सारा चीज पूछताछ के दौरान मैंने डॉक्टर को बताया भाई मैं क्रिएटिन सप्लीमेंट लेता हूँ जो कि हमारे ब्लड की ATP सेल्स को बढ़ा देता है, इफ यू नो। डॉक्टर ने बोला
कि पिछले एक हफ्ते में ये चीज़ लिए हो। तो भाई मैंने बोला कि भाई मैं तो डेली लेता हूँ। तो डॉक्टर ने फिर मुझे बोला कि तुम साइड में थोड़ा सा बैठो, तुम्हारे बारे में तुमको थोड़ा सा अलग से देखना पड़ेगा कि ये चीज़ हम लोग अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं साइड में बैठा। ऑलमोस्ट आधा घंटा बाद जब सारा लाइंस क्लियर हो गया तब मुझे बुलाया गया। तो मैं गया उसके अंदर। तब डॉक्टर एकदम सारा उस चीज़ के बारे में देखा, एक दूसरे से बात किया। तब उन्होंने मुझे बोला कि तुम क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हो, अगर तुम पिछला एक हफ्ता वो क्रिएटिन नहीं लेते देन हम लोग तुम्हारा ब्लड को अलाउ करते। बट क्योंकि तुम डेली क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हो और तुम्हारे ब्लड के अंदर एटीपी सेल्स बहुत ज़्यादा है, एनर्जी सेल्स बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोग जो कि किडनी या फिर लिवर्स के कुछ बीमारियों से परेशान है, अगर उस बंदे को मेरा ब्लड चला जाएगा तो भाई उस टाइम पे उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि भाई ब्लड में एटीपी सेल्स ज़्यादा होने की वजह से उसका किडनी एंड उसका लिवर वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उस चीज़ को सह नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग आपका ब्लड नहीं लेंगे तो ही अच्छा होगा। तो मैंने बोला इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो फिर मेरा ब्लड नहीं लिया गया। और ऐसा भी हुआ है मेरे कॉलेज में ऑलमोस्ट 20% बंदों का ब्लड लेने से कैंसिल आउट कर दिया गया है। कुछ बंदों का वेट 15 के अंदर था तो उसका नहीं हुआ, एंड कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर लो आ रहा था तो उन लोगों का भी नहीं हुआ। तो उनमें से एक मेरा भी नहीं हुआ। भाई मेरा रीज़न थोड़ा सा डिफरेंट है। सो या मेरा फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन का एक्सपीरियंस हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। कॉलेज से हम लोगों का लंच का इंतज़ाम किया था, वो मुझे मिला भाई। ब्लड ना दे के भी फ्री में मुझे राइस था, दाल था, चिकन था, और चिकन का ऑप्शनल में पनीर, मटर पनीर था। तो मैं नॉनवेज खाता नहीं तो मैंने मटर पनीर खाया। तो ऐसे आज का लंच विदाउट मेजरमेंट के साथ थोड़ा सा चीट हो गया, बाकी प्रोटीन तो आ गया भाई अंदर। भाई एकदम फुल पेट खाना खाया, बल्क में हूँ, फुल कार्ब चला गया, और भाई प्रोटीन का भी इंतज़ाम हो गया पनीर से। सो या अभी जिम से घर आ चुके हैं, अभी कुछ रेस्ट लेके थोड़ा सा हम लोग अपना मील्स करेंगे, एंड देन हम लोग जिम के बाहर जाके जो टॉपिक के बारे में मैंने बताया था उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। जैसे मैं बता रहा था कि मैं जिम का बाहर आके उन सारे टॉपिक के ऊपर बातें करूंगा। तो अभी मैं जिम के बाहर आ चुका हूँ। तो अब मैं उस टॉपिक पे आता हूँ कि साकिब गोखले को जो हुआ था, मतलब हुआ है सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो। तो सबसे पहले आता है कि वो चीज़ है क्या। सबसे पहले ये समझो, हमारे स्पाइनल में एक नस होता है या फिर शोल्डर में कह लो, जो कि हमारे ब्रेन से बॉडी को कनेक्ट करता है। आप कुछ जो भी कुछ करते हो पहले आप ब्रेन में सोचते हो, देन आपका बॉडी उस चीज़ को रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आप सोचा कि मैं हाथ को ऐसे करूँगा, तो पहले वो चीज़ मैंने दिमाग में सोचा, देन दिमाग से उस डेटा को मैंने बॉडी में ट्रांसफ़र किया, एंड देन मेरा बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट किया, हाथ ऐसे किया। तो ये होता है हमारा ब्रेन से बॉडी तक फंक्शन कनेक्शन। एंड ये चीज़ जो नस के द्वारा होता है, उस नस में अगर इंजुरी होता है तो उसको बोलते हैं सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो। इस चीज़ में क्या क्या होता है, जिस तो आप लोगों ने साकिब का ब्लॉग देख के समझ ही गए होंगे कि पिछले एक महीना उनके साथ क्या क्या हुआ है। मेन सिम्टम्स है जो कि इसमें होता है वो है ब्रेन के थॉट को बॉडी तक ना पहुंचाना। ऑब्वियसली बात है भाई, जो वेन्स के द्वारा वो चीज़ होता है उसी में इंजर हो गया है, तो उस चीज़ में तो दिक्कत होगा ही। एंड सेकेंड जो चीज़ होता है बहुत ज़्यादा चक्कर आना। एंड आई होप ये सारे चीज़ आप लोगों ने साकिब गोखले के ब्लॉग्स देख के समझ ही गए होंगे। तो ये चीज़ क्या है आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि ये चीज़ क्यों होता है एक्चुअली। देखो, ये मेजरली 3 रीज़न से होता है। नंबर 1, अगर कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा हेवी लिफ्ट करता है, इसको हम लोग ईगो लिफ्टिंग बोलते हैं। अगर आप शोल्डर में बहुत ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग करते हो, या फिर देखो आप कोई भी मसल में ईगो लिफ्टिंग करोगे तो इंजरी होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई ईगो लिफ्टिंग कभी मत करना। नंबर 2, एक्सरसाइज करते वक्त अपना गर्दन या फिर शोल्डर का पोजीशन सही ना होना। अब पोजीशन सही कैसे नहीं होता है, मानो कि मैं शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ और मैं शोल्डर प्रेस करते हुए अपने जो नीक है उसको नीचे करके रख रहा हूँ, तो ऐसे मार रहा हूँ, ये मेरा नीक का रॉन्ग पोजीशन है। तो इस चीज़ से हो सकता है अगर कोई बंदा बहुत टाइम तक ऐसे रॉन्ग पोजीशन पे एक्सरसाइज करेगा, या फिर मानो कि नीचे नहीं है बस
अपना जो नीक है वो थोड़ा सा आगे है एंड मैं ऐसे, 1 सेकेंड देख लो, थोड़ा सा मेरा नीक आगे है एंड मैं ऐसे डंबल प्रेस को करता हूँ। और इसको बहुत टाइम से 4-5 महीना या फिर सालों तक ट्रेन करेगा तो इस चीज का इंजर होना बहुत हद तक बढ़ जाता है। नंबर 3 जो रीजन है, एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग ना करना। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग को वार्म अप करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी रिलैक्स पोजीशन में रहता है। हम लोग वर्कआउट करते हैं तो अगर हम लोग डायरेक्ट हेवी वेट से वर्कआउट करने स्टार्ट कर देंगे तो हम लोगों के मसल्स को ये पता ही नहीं होगा कि भाई कुछ हेवी करने वाले एंड मसल तैयार नहीं होगा एंड वो बेसिकली वार्म नहीं होगा एंड उसमें इंजर होने का चांस बढ़ जाता है। तो भाई अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि भाई साकिब गोखले को ये चीज क्यों हुआ। हम लोगों ने 3 रीजन के बारे में बात किया। तो सबसे पहला है ईगो लिफ्टिंग। साकिब गोखले का ब्लॉग देख के हम लोगों को जितना पता चलता है कि एटलीस्ट साकिब गोखले तो ईगो लिफ्टिंग कभी भी नहीं करते और ईगो लिफ्टिंग वो प्रोमोट भी नहीं करते अपने वीडियोस में। हमेशा वो खुद ही बोलते कि भाई ईगो लिफ्टिंग मत करो, ऐसा एक्सरसाइज करो जो कि अपना जॉइंट पेन्स को ठीक ठाक रखे। तो मतलब जो बंदा दूसरों को ये सजेशन देता है वो कैसे ईगो लिफ्टिंग कर सकता है। तो पहला पॉइंट हम लोग का कट डाउन होता है। इस चीज से साकिब गोखले का ये नहीं हुआ। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, हम लोगों का शोल्डर एक्सरसाइज करते वक्त नेक का पोजीशन ठीक ना होना। जैसे कि मैंने पोजीशन के बारे में 2 पोजीशन के बारे में बात किया जो कि मोस्टली लोग शोल्डर ट्रेन करते वक्त करते हैं। साकिब गोखले पिछले 7 सालों से वेट ट्रेनिंग कर रहा है। वो सबको ट्रेनिंग का फॉर्म एंड पोस्चर के बारे में बताता है कि पहले इन सारे चीजों को ठीक करो, भले ही आप कम वेट से मारो बट अपना पोस्चर और फॉर्म को ठीक करो। और साकिब गोखले का पिछला 7 सालों का एक्सपीरियंस की मदद से हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई साकिब गोखले का पोस्चर में गलत होना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो सेकेंड नंबर पॉइंट भी कट डाउन होता है। अब आते हैं अपना 3rd पॉइंट पे जो कि इन माय ओपिनियन यही रीजन था साकिब गोखले का इस चीज का होना, जो कि है वर्कआउट से पहले वार्म अप एंड वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को परफॉर्म ना करना। साकिब गोखले हर एक मसल्स ग्रुप के लिए बहुत ही ज्यादा कम एक्सरसाइज लगाता है एंड वो अपने वर्कआउट को बहुत ही ज्यादा बहुत जल्दी खत्म करने के चक्कर में आई थिंक कि या तो वार्म अप ठीक से नहीं करते थे। वार्म अप तो सब लोग करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत वार्म अप कर लिया वो ठीक है, बट वर्कआउट के बाद जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है आई डोंट थिंक कि साकिब गोखले ने कभी भी वो चीज को किया होगा इन माय ओपिनियन। ओके, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि साकिब गोखले अपने ट्रेनिंग को ऑलमोस्ट 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक खत्म कर देता है एंड बहुत ही कम एक्सरसाइज लगाता है। जो कि कम एक्सरसाइज लगाता है वो एक तरीके से उसका मसल ग्रुप के लिए अगर वो शूट कर रहा है तो वो सही है, बट कम टाइम का चक्कर में करते हुए वर्कआउट के बाद जो स्ट्रेचिंग को भूल रहा है, आई थिंक यही रीजन है साकिब गोखले का इस चीज में इंजर्ड होने का। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई वर्कआउट से पहले वार्म अप, ये चीज तो समझ में आया कि हेवी वेट करने से पहले मसल्स को ये अटेंशन जाना चाहिए कि भाई कुछ हेवी करने वाले एंड मसल को वार्म होने के लिए टाइम देना चाहिए ताकि वो मसल वार्म होके हम लोग का इंजुरी कॉज ना करे। बट वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग का क्या जरूरत है? जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हम लोग का मसल्स क्या होता है, टूटते हैं, एक स्टिमुलस क्रिएट होता है, उसके अंदर मसल को बहुत ही ज्यादा पेन होता है, उसमें बहुत ही ज्यादा टेंशन आता है। जब हमारा मसल्स टूटता है तब हमारे मसल्स के अंदर जितने भी जो लैक्टिक एसिड होता है तब वो सारा चीज मसल्स पे आ जाता है। जब आप स्ट्रेचिंग नहीं करते हो तो वो टूटे हुए मसल बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ जाता है उस चीज पे। इस चीज को अगर आप बहुत टाइम तक करोगे, लाइक 1 साल 2 साल तक अगर आप वर्कआउट कर रहे हो उसके बाद स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हो, देन आपका इस चीज का होने का चांस बढ़ जाता है। अब सिर्फ ये नहीं कि मैं शोल्डर का एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ तो ये सिर्फ शोल्डर पे ही होता है। हर एक एक्सरसाइज के बाद आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करना जरूरी है, नहीं तो जो भी एक्सरसाइज जो भी मसल्स का एक्सरसाइज आप करोगे उस चीज में बाद में जाके इंजुरी हो सकता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि भाई वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हम लोग वार्म अप करेंगे एंड वर्कआउट खत्म करने के बाद हम लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे इंजुरी से बचने के लिए। बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है तो आप जिम के अंदर जाते हैं एंड अपना ट्रेनिंग सेशन लगाते हैं। आज मेरा ट्राइसेप है एंड उसके साथ मैं अपना एब्स को ट्रेन करूंगा, तो जाते हैं एंड देन लेट्स गो, फाड़ते हैं। तो हम लोग वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइसेप पुश डाउन से। 3 4 5
One more. Give. Partial. हर एक वर्कआउट फेलियर तक लेके जाना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। 15। हाँ आज का वर्कआउट होता है खत्म। आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल था। ट्राइसेप के लिए 2 एक्सरसाइज एंड एब्स के लिए 2 एक्सरसाइज एंड वर्कआउट हो चुका है खत्म। तो अभी घर जाके रिकवरी मील लेंगे एंड देन रेस्ट करेंगे, अच्छे से रिकवर करेंगे। दैट्स इट।